बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लें वो टॉपिक, जिसमें मैंने आईपीई का जो पूरा जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बताया है। उसमें मैंने कई ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें आप। तो आज हम आईपीई की जो पहली थ्योरी है हमारी वो है मर्केंटलिज्म। ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर इकोनॉमिक रियलिज्म इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि जो रियलिज्म है या जो भी थ्योरीज़ हैं उनके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक उनका जो है ना वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, और अब जो है ना आईपीई के अंदर यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर हम इन थ्योरीज़ के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और एक और बात भी मैंने पिछले लेक्चर में ही कर दी थी कि जो थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी जो ख्वाह वो रियलिज्म हो या लिबरलिज्म हो, जिस टाइम में वो डोमिनेंट रही है उसी उसी टाइम में उसी थ्योरी का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो भी डोमिनेंट रहा है। ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकली वो थ्योरी डोमिनेंट रही है, नहीं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं मर्केंटलिज्म क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका मेन फोकस क्या है। तो वो ये है कि जो स्टेट्स हैं उनको जो है ना वेल्थ एंड पावर, अब देखें वही पुरानी बातें जो रियलिज्म ने की, बस क्या है वो इकोनॉमिक टर्म्स में कर ली उसने वो बातें कि भाई हमने क्या करना है, अपनी इंडिपेंडेंस है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। आपको भी याद होगा रियलिज्म का यही मानना है कि हमें अपनी जो सोवरेंटी है, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पावर की ज़रूरत है। तो वही पावर हमें चाहिए। तो अब इन्होंने वेल्थ भी डाल दी यहाँ पर कि भाई पैसा भी आपको चाहिए, सिर्फ मिलिट्री से काम नहीं चलेगा, पैसा भी इकट्ठा करो। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी, आपकी मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चर, ये जो आपकी चीज़ें हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए भी आपको पैसा चाहिए। मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, इकोनॉमी कल्चर को सपोर्ट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और ये 18th सेंचुरी में इसकी प्रोमिनेंस थी। ठीक है, हमने जो पिछले लेक्चर में इसकी एवोल्यूशन डिस्कस की, हम उसमें हमने देखा था कि ये एक दफ़ा उभरा, फिर ये गिरा, फिर उभरा। ठीक है, तो आपने देखा वर्ल्ड वॉर 1 हुई। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसके मेन कंसेप्ट हम देखते हैं कि स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। वही पुरानी बात है, कोई नई बात इसमें नहीं है। ठीक है, बस क्या है आपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने यहाँ पे आपने इकोनॉमिक लगाते जाना है। इनिशियली प्रोटेक्शन ऑफ मर्चेंट्स थ्रू नेवी, ये भी बात पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहले जो अपने जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको जो समंदर के ज़रिए आप ट्रेड करते थे तो उनको आपको नेवी चाहिए थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला है मर्केंटलिज्म का। तो अब ये क्या है, अब प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अब आज के दौर में ये है कि आप जो आपकी नई इंडस्ट्री, बात हम यूएस हिस्ट्री के कई लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाते थे। वो ये कि आपके अपने मुल्क के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री है उसको आप जो है ना मिसाल आपके अपने मुल्क में भी स्टील बनाया जा रहा है और दूसरे मुल्क में भी स्टील बनाया जा रहा है। अब इस मुल्क से स्टील यहाँ पे आएगा तो मान लें वो ज़्यादा जो है ना ये यहाँ से सस्ता पड़ रहा है आपको। ठीक है, और जो आप अपने मुल्क में बना रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है आपको। तो आपके मुल्क के लोग जो है ना वो बाहर वाला स्टील ख़रीदना पसंद करेंगे। जैसे कि आपका टमाटर की मिसाल ले लें इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया से टमाटर आता है वो सस्ता होता है, पाकिस्तान ख़ुद प्रोड्यूस करता है तो वो महंगा होता है। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान अगर ये करे कि पाकिस्तान जो है ना वो अपनी जो है ना वो इंडिया की इंपोर्ट को बंद कर दे, कहा नहीं भाई मैं ख़ुद ही सारा टमाटर प्रोड्यूस करूँगा, तो इसको हम कहेंगे कि जो पाकिस्तान है उसने अपने जो किसान हैं टमाटर वाले उनको प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही वो प्रोटेक्शनिज्म है। अब इनका जो फोकस होता है वो होता है रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी ना, लिबरलिज्म वाले क्या कहते हैं कि आपने एब्सोल्यूट गेन की तरफ जाना है, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि आपने रिलेटिव गेन की तरफ जाना है। ठीक है, पावर के अंदर, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि सबसे ज़्यादा पावर आपके पास हो, सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास आए।
ठीक है, दूसरों का ध्यान नहीं। लिबरलिज्म वाले क्या कहते हैं कि भाई सब मिलकर ग्रो करेंगे, ये कहते नहीं भाई हम अकेले ग्रो करेंगे। ठीक है, ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक और इंटरेस्टिंग भी है। वो आगे हम जब आएंगी थ्योरीज आहिस्ता आहिस्ता आएंगी तो आप लोगों को खुद कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होता चला जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर वही बात मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पॉलिटिकली तो हमने देख ली ना, वहाँ पर तो सेल्फिशनेस है ही है, लेकिन यहाँ पर भी है सेल्फिशनेस। इकोनॉमी शुड सर्व पॉलिटिक्स, तो अब लाजमी बात है पॉलिटिक्स के अंदर भी ये पावर की बात करते हैं, तो अब उस पावर को अचीव करने के लिए इकोनॉमी तो चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी ही वो चीज़ है जो आपकी पॉलिटिक्स को सर्व करेगी। तो अब ये दोनों इन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी जो कि क्लासिकल रियलिज्म है, और हमारी इकोनॉमिक थ्योरी जो कि मर्केंटलिज्म है, वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये भी आपको पता चल गया कि आप मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, आर्म्स खरीद सकते हो, वेपन्स खरीद सकते हो। ठीक है, मेन फोकस वॉज टू क्रिएट स्टॉक पाइल ऑफ मनी टू सब्सटेंशिएट अपकमिंग वॉर्स। अब जो इनको ख़तरा होता था कि भाई हमारी जो है ना कोई वॉर्स हो सकती हैं आगे, तो उसके लोग पहले से कुछ स्टॉक पाइल जमा करके रखते थे ताकि लड़ाई के टाइम पे उसको यूज़ किया जा सके, यूटिलाइज़ किया जा सके। बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं अभी कैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे आपको, वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की बात थी कि भाई बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होगा तो लड़ाई जो है ना नहीं होगी। यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन करने की बात की इन्होंने कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन ज़रूर करना है आपने, वरना क्या होगा, लड़ाई होगी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इकोनॉमिक टर्म इसकी जो है वो क्या है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और आपका जो इसकी जो आईआर की टर्म है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। तो आईआर का पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप लोगों ने बैलेंस ऑफ ट्रेड के लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की, यही हम कहते हैं जार्गन, हम कहते हैं ना आईआर में हम जार्गन्स का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो वो यही जार्गन्स है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का लफ्ज़ आपने यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर देखें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। पॉजिटिव में क्या होता है, इंपोर्ट आप बढ़ाते हो और एक्सपोर्ट जो है ना वो कम कर देते हो। मतलब अपनी एक्सपोर्ट जो है ना, वो जो आप चीज़ें जो है ना जो बाहर भेज रहे थे वो आपकी कम होती हैं, और इम्पोर्ट्स जो होती हैं आपकी, जो आप चीज़ें मंगवा रहे होते हो वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसमें आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको हम गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। और एक होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि थोड़ा सा कोएर्सिव मीन्स इसमें आ जाते हैं। इसमें फिर लाजमी सी बात है इंपोर्ट्स आपके कम ही होंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, तो इसमें आपके पास ट्रेड सरप्लस जनरेट हो जाता है कि दूसरे मुल्क के साथ जो है ना, आप मिसाल चाइना की और यूएसए की मिसाल लेते हैं। चाइना और यूएसए आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब चाइना यूएसए को इंपोर्ट करता है जो है ना, मान ले ज़्यादा, ठीक है, और एक्सपोर्ट करता है यूएसए से कम, तो अब चाइना के पास जो है ना वो ट्रेड सरप्लस आ गया, ठीक हो गया, और इसी तरह से यूएसए के पास ट्रेड डेफिसिट आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो ये कि आपका मेन फोकस जो होता है वो आपकी जो मदरलैंड है। देखिए, अब मर्केंटलिज्म के अंदर शुरू में ही आपने देखा था कि ये थ्योरी हमने जो देखा था कि कॉलोनाइजेशन के टाइम में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा होती, ख्वाह वो आप जो है ना वो यूएसए के अंदर कॉलोनी बनाई, आपने देखा यूके ने, या आपको पता है कि अफ्रीका और एशिया के अंदर भी इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, तो वहाँ पे सब जहाँ भी इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई वहाँ पे मर्केंटलिज्म की पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की। और मर्केंटलिज्म को अगर आपने थोड़ा सा और भी डिटेल में समझना है, जो इनके उस टाइम में लॉज थे, एक्ट्स थे ना कुछ, वो मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह ताला वीडियो में लिंक ज़रूर दूंगा उसका, वो आप ज़रूर देखें कि मर्केंटाइल लॉज जो थे ब्रिटिश ने जो लगाए थे अमेरिकन कॉलोनीज़ के ऊपर, जिसमें आपका जो है ना वो क्वार्टरिंग एक्ट था, शुगर एक्ट था, है ना, इस तरह के जो एक्ट्स थे ये मर्केंटलिस्ट एक्ट्स थे हमारे पास। तो इनका मकसद क्या था कि बेनिफिट आपने देना है मदरलैंड को, ठीक है, तो ये जो है ना मर्केंटलिज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे मैंने वही बात आपको मिसाल तो दे दी। बहरहाल मैं एक आप लोगों को सबसे पहले जो है ना एक जो है ना डायग्राम में आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की मैंने बात की थी,
ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? अब देखें, मान एक जो है ना वो स्टेट है, और स्टेट के अंदर क्या होता है, उसके रिजर्व्स होते हैं ना। इकोनॉमिकली स्टेट के पास क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जो है ना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरफ जाते हो। रिजर्व्स आपके कितने, कम में या ज़्यादा है, उसको फिलहाल साइड पे रखते हैं। पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं। देखिए, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ हम भिजवाते हैं बाहर, तो मनी हमारी क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। डेबिट का मतलब है कि मनी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स की टर्म आपको बता रहा हूँ, मनी डेबिट हो जाती है, क्योंकि एक फॉर्मूला है कि इंक्रीज इन एसेट्स विल ऑलवेज बी डेबिट, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, जब आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की तो मनी आ रही है ना आपके पास, यानी कि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। मनी आपको पता है एसेट है ना एक, तो मनी इंक्रीज हो रही तो डेबिट हो रही है। अब इसी तरह से कुछ चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट करते हैं तो पैसा चला जाता है, पैसा आपसे आप भेज देते हैं आगे, तो पैसा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, डेबिट हुआ तो पैसा आया, क्रेडिट हुआ तो पैसा गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखें, समझें, देखें, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो मामला हुआ यहाँ पर। अब क्या होता है, कुछ कभी कभी आपका इसी ट्रेड के बाद सरप्लस होता है। हमने बात की थी ना सरप्लस और डेफिसिट की, तो कभी कभी आपका सरप्लस आता है और कभी आपका डेफिसिट भी आता है। सरप्लस कैसे आता है? देखिए, जब आप के जो है ना वो एक्सपोर्ट, हमने बात की थी ना कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो, प्लस जब आपकी एक्सपोर्ट प्लस होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व जो होंगे आपके, वो आपके यहाँ पर जो है ना डिपॉजिट होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। और जो आपके डेफिसिट अगर होगा आपका, तो ये क्या होगा, फिर आपकी इंपोर्ट लाजमी बात है प्लस में आ जाएगी ना, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर डेफिसिट होगा, लाजमी बात है। आपकी जो आपके रिजर्व्स हैं उनके अंदर आपकी जो है ना वो उनसे पैसा जाएगा ना, क्योंकि खर्च कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, रिजर्व से पैसा निकला और निकल के आपका बाहर चला गया, तो ये क्या होता है, आपका डेफिसिट होता है, ठीक है। ये मर्केंट जो ये आपके रिजर्व्स है ना, ये बेसिकली जो मर्केंटलिस्ट जो होते हैं, जितने भी कंट्रीज, उनका ये स्टॉक पाइल जो होता है, ये हमेशा चाहते हैं कि इसको हम इंक्रीज करें, क्योंकि सेल्फिशनेस भी है और जो है ना आप प्रोटेक्शनिज्म भी है यहाँ पर। तो प्रोटेक्शनिज्म में लाजमी सी बात है, इंपोर्ट को आप कम ही करते हो ना, एक्सपोर्ट बढ़ाते हो, तो क्यों, मकसद होता है सरप्लस जनरेट करना, तो सरप्लस आप इसी तरह से जनरेट करते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज ट्रेड डेफिसिट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए आपके, तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये वो बैलेंस का जो है ना वो लेवल आता है। तो आपने क्या करना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो मेंटेन करना ही करना है, या कम से कम आपने ट्रेड डेफिसिट, मिनिमम ट्रेड डेफिसिट आप कोशिश करना है कि ट्रेड डेफिसिट आपका कम से कम हो, यानी कि पैसा कम से कम जाए। तो यही वो असल में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है, ठीक है। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। मैंने इतना अच्छा कोई खूबसूरत सा मैप बनाया नहीं, लेकिन गुजारा किया है थोड़ा सा। इंडिया तो यहाँ पे मैं नहीं बना पाया, लेकिन चले समझाने के लिए तो समझ में आ जाए ना आपको। देखें, ये आपका यूरोप है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसके पास थोड़े पैसे हैं, ठीक है। गुर्बत में काफ़ी टाइम तक ये रहे लोग, यूरोपियन कंट्रीज जो थे, ठीक है। काफ़ी मुश्किलात भी इनके ऊपर आई। तो ये बाद में जब इन्होंने जो है ना वो किया, तो यहाँ से ये लोग आते थे कहाँ पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में इनको लेबर मिलता था चीप। आपको पता है ये चीप लेबर जो था, ये वही अफ्रीकन स्लेव्स जो थे, ठीक है। ये स्लेव्स उठाकर, वो पैसे इनको दिए, स्लेव्स खरीदे सस्ते दामों, ये स्लेव्स लाते थे यहाँ, और यही स्लेव्स आते थे यहाँ भी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में ही। अब क्या होता था, वो स्लेव यहाँ पर काम करते थे, यहाँ पर भी खेती बाड़ी की, यहाँ पर भी खेती बाड़ी की, और फसलें उगाई, तो कुछ रॉ मटेरियल आपके हाथ आया। अब कुछ रॉ मटेरियल तो यहीं पर ही प्रोसेस, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री यहाँ पर भी थी, तो कुछ यहीं पर प्रोसेस होकर फाइनल गुड्स बनते थे, और कुछ रॉ मटेरियल उठाकर ये सीधा आते थे, रॉ मटेरियल और फाइनल गुड्स
दोनों उठाकर यूरोप वापस आते थे और आप देखते किस तरह से आपने बेनिफिट दिया है अपनी मदरलैंड को। तो ये वही ये आपके यूरोपियन कंट्रीज ही थे जो यहाँ आए थे ना, यहाँ भी आए थे और वो उस तरफ गए भी थे, वो इंडिया की तरफ, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया। तो इसमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास हम देख लेते हैं एक, ठीक है। एक एग्जांपल आप देखते हैं कि चाइना और यूएसए की हम एग्जांपल देखते हैं। 1990 से और 2015 तक इनका जो ट्रेड रहा है वो कैसे रहा है। आप देखते हैं कि 1990 से 2015 तक जो ये ब्लैक लाइन है, चाइना की लाइन है, इसने 0 से 3.0 पर आई हैं इसकी एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और यूएसए की 15 से 1.5 पर गिरी है, नीचे आई है इसकी एक्सपोर्ट्स, ठीक है, 2015 तक। तो चाइना को लाजमी बात है ट्रेड सरप्लस आ गया इन अ डिकेड, और यूएसए को ट्रेड डेफिसिट हुआ इन अ डिकेड। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी इसकी, और भी कई एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं इसकी। बहरहाल हमारी जो मर्केंटिज्म की थ्योरी है उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शनिज्म का। इसको थोड़ा सा गहराई में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप प्रोटेक्शनिज्म तो बार बार आ ही रहा है मर्केंटिज्म के अंदर। तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसको आप बाहर की जो इंडस्ट्री होती है, दोनों इंडस्ट्री, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और कोई इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल इंडस्ट्री अगर होगी, दोनों सेम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बाहर से आने वाले गुड को आप जानबूझ के महंगा कर देते हो, उस पर टैरिफ्स लगा देते हो, ताकि आपकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो क्या हो, वो फ्लरिश करे, उसकी अपनी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत ज़्यादा हो, ठीक है, और लोग आपकी इंडस्ट्री से चीज़ें खरीदें ना कि बाहर से चीज़ें मंगवाएं। तो ये है, आपने इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना है, ठीक है। ये यहाँ पर एक बात समझें कि आप जो है ना, जब इंपोर्ट्स को लिमिटाइज करते हैं तो इनका मानना ये है कि जब भी आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन लिबरलिज्म वालों का मानना क्या है कि ओवरऑल ट्रेड होगा तो फिर ही सबको फ़ायदा होगा, ठीक है। वो जाते हैं एब्सोल्यूट गेन की तरफ, ये जाते हैं किस तरफ, यहाँ पर आपको समझ आएगा, रिलेटिव गेन की तरफ ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास इसी के अंदर कुछ प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं और डंपिंग, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये भी समझ लें मर्केंटिलिज्म के अंदर। तो प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जैसे कि कैप्चर अनफेयर शेयर ऑफ वर्ल्ड मार्केट, जैसे कि चाइना ने के ऊपर इल्ज़ाम ने लगाया यूएसए ने कि भाई इसने आपका जो है ना वो अनफेयर जो है ना वो शेयर जो है ना इसने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। और इसने कहा कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जब ये बात हुई थी ना, तो वहाँ पर डिसीजन फिर यूएसए के अगेंस्ट ही गया था, ठीक है, क्योंकि ये कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं बनती कि उसने अनफेयर जो है ना वो शेयर्स वो किए हुए मार्केट के अंदर। अब साउथ कोरिया के अंदर जो है ना ऑटोमोबाइल जो है उसकी इन्फेंट इंडस्ट्री जो है ना उसको उसने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। ये भी आपके सामने एक मिसाल आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या थी, ये आपने जो है ना वो आपकी प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस थी। अब डंपिंग आप कुछ करते हो इसके अंदर, आप क्या करते हो अपनी, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शनिज्म के अंदर, ये असल में आपका प्रोटेक्शनिज्म का जवाब है डंपिंग। वो कैसे देखें, इसको हम एक और टर्म भी दे सकते हैं, करेंसी मैनिपुलेशन। ये टर्म यूज़ की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, चाइना के खिलाफ, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। डंपिंग का क्या मतलब है, स्प्रेडिंग सप्लाईज। जब भी आप सप्लाईज बढ़ाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना, डिमांड नीचे आएगी आपकी, इससे आपकी प्राइसेस पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सप्रेस करेंगे डिमांड को तो आपका जो प्रोडक्ट है वो चीपर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएसए को, वो प्रोडक्ट आपने सस्ता कर दिया, अपना अपना प्रोडक्ट खुद सस्ता कर दिया, आपने अपनी मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिराई और सस्ते दामों की, और अपनी वो चीज़ की कीमत कम करके ताकि मेरी चीज़ बिके यूएसए के अंदर। यूएसए आपकी चीज़ को महंगा करने की कोशिश कर रहा है और आपने अपनी चीज़ को सस्ता कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि फिर दूसरा कंट्री जो है वो ख़रीदेगा, फिर ये इसको हम करेंसी मैनिपुलेशन भी कहते हैं। और ट्रेड वॉर के अंदर इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाती है यूएसए और चाइना की जो चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट कर लें आप लोग कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज आल्सो वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये मर्केंटिलिज्म वालों का, रियलिज्म वालों का मानना है, ठीक है। कुछ
मेथड्स देख सकते हैं जल्दी से। प्रोटेक्शनिज्म के टैरिफ्स एंड ड्यूटीज सबको पता है कि टैक्सेस लगा देते हैं आप अपने जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं आपके ऊपर, ताकि वो इंपोर्ट से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो महंगा हो जाए और आप आपके अपने मुल्क का प्रोडक्ट ये जो है ना, जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है वो महंगा हो जाए, आपके अपने मुल्क का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाए, तो लोग आपके मुल्क का प्रोडक्ट खरीदें। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, इसमें कोटाज आप सेट कर देते हैं कि हम लिमिटेड इंपोर्ट्स करेंगे, दूसरे मुल्क का आप साफ बता देते हैं, और अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सब्सिडीज देते हैं और रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इफ़ नीडेड, ठीक है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये भी इनकी एक मेथड है इसका कि इनवर्ड फोकस ऑन इकोनॉमी नॉट ग्लोबली, कि आपने अपनी जो इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी है उस पर फोकस करना है आपने, जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है उसको छोड़ें, जो लिबरलिज्म वाले कहते हैं ना, ये नहीं। मर्केंटलिज्म आप समझ ही गए हैं अब सारा का सारा कि वो क्या होता है, ठीक है। ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आती है, और कमेंट में फीडबैक बताया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो है ना वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए अच्छी, और बेल आइकन पे क्लिक करें, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद।